साथियों नमस्कार। साथियों, अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया है। इस समय वेनेजुला के राष्ट्रपति को और उनकी वाइफ को अमेरिका वेनेजुला से निकाल करके बाहर ले गया है और वेनेजुला में अब नई सरकार बनेगी और वो अमेरिका के अनुसार चलेगी। साथ ही पाकिस्तान ने अपना फौजी फाउंडेशन गिरवी रख दिया एक तरीके से यूएई के पास। उसके साथ ही खबर आ रही है कि सऊदी ने फिर से यमन में यूएई समर्थित ग्रुप पर अटैक किया है। उसके साथ ही खबर आ रही है कि इजराइल ने सोमालीलैंड नाम के एक नए देश को रिकॉग्नाइज किया है। उसके अलावा न जाने ऐसी कितनी खबरें आ रही हैं जो नए ग्लोबल ऑर्डर को बनते हुए दिखा रही हैं। बड़ा ही ऑब्वियस सा ग्लोबल ऑर्डर बनना है जो कोई भी समझ सकता है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि भारत किस ओर जा रहा है। आइए देखिए, अभी सबसे जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि यूएस ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया है। यूएस ने वेनेजुला पर यह कह करके अटैक किया है कि वेनेजुला के माध्यम से, उसके रास्ते से इलीगल तरीके से ड्रग्स यूएस में आते हैं, जिससे यूएस में लोग नशीले पदार्थों के आदी होते जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब साहब, ये जो पूरी थ्योरी तैयार की गई है, ये थ्योरी अधूरी है, क्योंकि जो ड्रग्स यूएस में जाते हैं वो मेक्सिको के रास्ते जाते हैं। वेनेजुला को यूएस के साथ बाउंड्री तो नहीं बनाता, मेक्सिको बनाता है, वहाँ से जाते हैं। आपको कार्रवाई करनी है तो वहाँ पे करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यूएस वेनेजुला को घेरने में लगा हुआ है पिछले 2-3 महीने से। धीरे 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 यूएस की जो नेवी है वेनेजुला को घेरने में लगी हुई थी। यूएस वेनेजुला को वार्निंग भी दे रहा था, लेकिन फाइनली यूएस ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया। वेनेजुला पर अटैक करने का एक बड़ा कारण है वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होना। हमने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि वेनेजुला पर के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, लेकिन जो तेल का भंडार इसके पास है वो तेल शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए वेनेजुला सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। रिजर्व्स हैं लेकिन ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन यूएस को उससे क्या लेना देना? आपके पास ऑयल हो या गैस हो, यूएस इतने में ही सेटिस्फाइड है। इतना ही काफ़ी है यूएस के लिए आपके देश पर अटैक करना। और इस समय आप देख रहे हैं कि वेनेजुला पूरी तरह से यूएस के चुंगल में आ चुका है। अब एक बात बताइए, यूएन नाम की एक बॉडी बनाई गई थी, दुनिया में ह्यूमन राइट्स और न डेमोक्रेसी, न जाने कितने ऐसे इंडेक्सेस बने हुए हैं, बॉडीज़ बनी हुई हैं, यूएन बना हुआ है। आज इनमें से कौन सी बॉडी काम आ रही है वेनेजुला को बचाने में? हमारे देश में कई लोग जो इन इंडेक्सेस को देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं या इन इंडेक्सेस को ही फाइनल मान लेते हैं या इन्हीं इंडेक्सेस के आधार पर भारत का आकलन करते हैं, भारत के बारे में धारणा बना लेते हैं। आज वो लोग जवाब दें कि इनमें से कौन सा इंडेक्स, कौन सी बॉडी, कौन सी इंस्टीट्यूशन वेनेजुला के काम आ रहा है। अंत में अगर वेनेजुला के काम कुछ आता तो वो उसकी ताकत थी, लेकिन उसके पास ताकत तो है ही नहीं, उसने सरेंडर ही कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि एक देश के पास ताकत होना आवश्यक है। वो फिलॉसफी नहीं चलती कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये सब नहीं चलता। और ना ही ये चलता है कि भाई आतंकवादी का भी तो कोई ना कोई ह्यूमन राइट होता है, उसके लिए भी हमें अदालतें खोलनी चाहिए। इन सब से कुछ नहीं होता। आपके पास अगर ताकत है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ताकत नहीं है तो ऐसे ही आप पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो साहब, वेनेजुला पर अटैक हो चुका है। इस समय आप देख लो, कोई भी ऐसी बड़ी कंट्री जिसके पास ऑयल का रिजर्व हो या गैस का रिजर्व हो या वो ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री हो, कहीं भी शांति नहीं है। आप रशिया को देख लो, रशिया से जो तेल खरीद रहा है उसको धमकाया जा रहा है, ठीक है। सऊदी को देख लो, सऊदी यूएस का एक तरीके से पपेट है, इसलिए बचा हुआ है। यूएस तो खैर है ही ऑयल प्रोड्यूस करने में। कनाडा भी यूएस का पपेट है। चाइना यूएस का प्रतिद्वंदी है। इराक को देख लो, यहाँ आग लगी हुई है। ब्राज़ील को देख लो, इसको यूएस धमकाने में लगा हुआ है। यूएई और सऊदी एक ही बात है, ठीक है। ईरान को आप देख लो, सैंक्शंस लगे हुए हैं। कुवैत देख लो, यहाँ पे आग लगी हुई है। कहीं भी शांति नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखें ऑयल रिजर्व्स के हिसाब से भी, तब भी आपको ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, इन सब जगह आपको बिल्कुल कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए या सैंक्शन लगते हुए दिखाई देगा। लीबिया देख लो, ठीक है, रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। यूएसए, यूएई, कनाडा और सऊदी, सब एक ही टीम के लोग हैं। तो या तो आप यूएसए की तरफ रहिए और या फिर आपके यहाँ यही होगा। आप देख लीजिए, ऐसे चलती है जियोपॉलिटिक्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। अभी भी इसमें और इसके और भी कॉन्टेक्स्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए, ये पूरा साउथ अमेरिका है,
यहाँ पर वेनेजुला नाम का एक देश है जिसकी राजधानी कैराकस पर अटैक कर दिया गया है यूएस के द्वारा, जिसमें नेवी, एयरफोर्स सभी का प्रयोग किया गया है। और यूएस का कहना है कि भाई यहाँ से ड्रग्स आते हैं, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, ड्रग्स के पूरे कार्टेल को हम ध्वस्त कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वेनेजुला के बाद अगला नंबर कोलंबिया का है, क्योंकि यूएस का निशाना इस पर भी रहता है, ड्रग्स के नाम पर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये तो एक खबर हो गई जो आपको बतानी थी। इनके राष्ट्रपति को तो पार कर दिया गया है, ठीक है जी। इनके अलावा जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है सोमालीलैंड की। सोमालीलैंड नाम का एक नया देश रिकॉग्नाइज किया जा रहा है धीरे धीरे, जिसको रिकॉग्नाइज करने वाला या मान्यता देने वाला पहला जो देश बना है वो इजराइल बना है। अब ये सोमालीलैंड कहाँ है, एक बार ये भी देख लीजिए। ये पूरा अफ्रीका है। इस अफ्रीका में ये जो आप देख रहे हैं ये सोमालिया है। सोमालिया में कई सारे पायरेट्स, आपने सुना होगा, जो समुद्री डकैत होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ों को लूट लेते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और उन्हीं के द्वारा जहाज़ लूटने से जो पैसा आता है उसी से यहाँ की ज़्यादातर इकोनॉमी चलती है सोमालिया की। इसी सोमालिया में से एक पोर्शन अगर काट दिया जाए, जो आप ये देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया है सोमालीलैंड का। इस सोमालीलैंड नाम के नए देश को एक मान्यता दी जा रही है, जो दी है इजराइल ने। अब आप यहां से जियोपॉलिटिक्स समझिए, अब यहां से जियोपॉलिटिक्स खुलेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, हाल फिलहाल में मैंने पिछले से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सऊदी ने यमन पर अटैक किया है, यमन के एक पोर्ट पर अटैक किया है, क्योंकि उस पोर्ट पर यूएई की तरफ से एक जहाज आ रहा था जो यहां पर एसटीसी को हथियार वगैरह पहुंचाने के लिए आया था। ये मैंने आपसे कहा था यमन पर अटैक हुआ है, यानी कि यमन इस समय युद्ध का मैदान बन चुका है। युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक यहां पर एक अस्थिरता छा गई है। लगातार सऊदी अटैक कर रहा है। अच्छा, सऊदी ने अटैक किया, यूएई ने बोला भी कि ठीक है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, हमने एसटीसी को पहुंचाने के लिए हथियार नहीं वहां पर दिए थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे समर्थक जितने भी वहां ग्रुप्स हैं उनको वहां डीएक्टिवेट कर दिया जाए और वापस यूएई बुला लिया जाए। यूएई ने एक तरीके से माफ़ी टाइप की मांग ली और कहा कि हम अपने समर्थकों को वापस बुला लेंगे। सऊदी ने भी कहा कि हमारा जो ब्रदर है वो यूएई इस तरह से भेज रहा है जो ठीक नहीं है। अब वो नहीं मान रहा था तो हमको अटैक करना पड़ा। सऊदी ने भी बड़े प्यार से बयान दिया कि हमारा जो ब्रदर है यूएई, बड़ा भाईचारा निभाया और बिल्कुल मामला शांत हो गया। उसके बाद भी 24 घंटे नहीं हुए, सऊदी ने फिर से अटैक कर दिया यमन पर। अब आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, अचानक से पिछले कुछ दिनों की बात है ये, ठीक है, एक आध 1.5 हफ्ते की बात है। 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर हम देख रहे हैं सोमालीलैंड को भी दर्जा दे दिया जाता है देश का, यमन को भी अस्थिर कर दिया जाता है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इथोपिया भी हो आते हैं। इसी बीच हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि ईरान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि ईरान का एक बड़ा ग्रुप, ईरान समर्थित एक बड़ा ग्रुप जो हूती ग्रुप है, वो यमन के इस छोर में बसा हुआ है। यमन की पॉपुलेशन का 35% पॉपुलेशन शिया पॉपुलेशन है, जिनके द्वारा एक ग्रुप बनाया हुआ है हूती ग्रुप, जिसको समर्थन देता है ईरान। अब वो ग्रुप भी यहाँ पर जो है पाया जाता है। यानी कि आप गौर से देखो तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये अचानक से चर्चा में नहीं आ गया है पिछले 1.5 हफ्ते में। और किन किन वजहों से आ रहा है? इजराइल, भारत के प्रधानमंत्री गए थे, बाकी अगर देखा जाए तो ईरान और सऊदी और यूएई को भी ले लेते हैं। चलो, कहानी अब आप समझ रहे होंगे। कहानी ये है कि कैसे भी करके एक सीन ऐसा बने, इजराइल को और यूएस को यह पता है कि हमें कब ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करनी है। इनको यह पता है ईरान के अंदर कब लोगों को सड़कों पे लाना है। एक खबर आई थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पिछले दिनों, जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी पिछले साल जून जुलाई में, शायद जून के महीने में, उस समय ईरान ने अपनी मिसाइल्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था।
ईरान के पास जितनी भी उपलब्ध मिसाइल्स हैं, जो भी इस पर डिफेंस कैपेसिटी है, उसका केवल 15% इस्तेमाल किया था ईरान ने। इसके बाद इजराइल ये समझ गया था कि ईरान से अगर हम डायरेक्ट युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध लंबा भी खिंचेगा और पता नहीं कहाँ तक खिंचे, रिजल्ट निकले ना निकले कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इजराइल की मोसाद ने यह सोचा कि क्यों ना ईरान में अंदर से आग लगाई जाए। और ईरान में अंदर से आग लगाने की बहुत सारी वजह थी। वहाँ पर महंगाई बढ़ रही थी, वहाँ पर करेंसी गिर रही थी, वहाँ के लोगों को एक आज़ादी चाहिए थी जिससे वो अपने तरीके से जी सकें, जैसे पहले जीते थे 1979 से पहले। इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके धीरे धीरे पता नहीं क्या किया होगा मोसाद ने। उसके बाद हम फल स्वरूप क्या देख रहे हैं कि ईरान के लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इस समय ईरान में आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें खामनेई के शासन से मुक्ति चाहिए। आवाज़ें उठ रही हैं कि इस्लामिक शासन का एंड होना चाहिए। आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें इलोन मस्क की मदद चाहिए जिससे कि हमें सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार इंटरनेट देती है उसे कभी भी बंद कर सकती है। आवाज़ें उठ रही हैं कि सरकार हम पर कितना भी आक्रमण कर ले हम झुकने वाली नहीं है, उल्टा सोल्जर्स को मारा जा रहा है ईरान के। इस लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस बार प्रोटेस्ट में वहाँ के ट्रेडर्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेस से संबंधित या इकोनॉमी से संबंधित लोग हैं वो सब सड़कों पर हैं। और आज खबर आ रही है कि जेन जीज भी सड़कों पर आ गए हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ लोकल अखबारों की अगर बात करें या बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ की बात, मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, उनका कहना तो ये है कि खामनेई इस समय ईरान से भागने की सोच रहा है। उसने मान लिया कि मेरा तख्ता पलट होने वाला है। तो ईरान में इस लेवल की अस्थिरता पैदा हो चुकी है और ऐसी स्थिति में यूएस ने भी कह दिया है कि हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ईरान के जो शाह हुआ करते थे 1979 से पहले, उनके बेटे, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो और नया शासन आए और लोगों को आज़ादी मिले। ईरान में लगभग 600 के आसपास चर्च हैं और सुनने में आया है कि उन चर्चों ने वहाँ पे आने वाले लोगों को भी कहा था कि आप सभी को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। वहाँ के चर्च भी इस आज़ादी की लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 1979 में और 2026 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 48 ईयर्स का अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि लोग भूल चुके हों कि भाई आज़ादी कैसी थी। लोगों को आज भी याद है कि भाई पहले हम कैसे खुली हवा में सांस लेते थे और आज कैसे हम बिल्कुल इस्लामिक शासन में दबे हुए हैं। तो ईरान आज वहाँ खड़ा हुआ है जहाँ पर ईरान के ऊपर कभी भी यूएस अटैक कर सकता है और ईरान में तख्ता पलट बिल्कुल हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। और इस समय बताया ये जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना ये है कि ईरान के अंदर कोशिश की जाएगी यूएस के द्वारा कि इस बार जो सरकार बने वो न सिर्फ यूएस के पक्ष की बने बल्कि सरकार ऐसी बने जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे और ईरान को एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए धीरे धीरे। अब जब ईरान में ये सारी चीज़ें होंगी तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान में सरकार चुप बैठी रहेगी, वहाँ के राष्ट्रपति चुप बैठे रहेंगे या खामनेई जाते जाते कुछ ऊटपटांग हरकतें ना करेगा। ऐसी स्थिति में खामनेई कुछ गड़बड़ अगर करे तो उसे ये मजबूर किया जाए कि तू गड़बड़ कर रहा है तो कर, या तो इजराइल की तरफ कर या फिर तू सऊदी की तरफ कर। एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि देखो भाई सऊदी और यूएई में तो बहुत लड़ाई हो चुकी है, ये दोनों आपस में फंसे हुए हैं यमन में, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि सऊदी यूएई में सच कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। और अभी आप कुछ दिनों बाद खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान की फौज धीरे धीरे सऊदी जाने लगी है सऊदी को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि ईरान से हमले की आशंका रहेगी। ये जो सऊदी और यूएई के बीच में जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं ये सऊदी द्वारा चलाए जा रहे हैं यहाँ पर हूती लोगों को दबाने के लिए, क्योंकि अब न सिर्फ ईरान को दबाया जाएगा बल्कि ईरान समर्थित जितने भी ग्रुप्स हैं उनको भी दबाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? उनको दबाने के लिए यहाँ पर सऊदी की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से यूएई की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यमन को अड्डा बनाया गया है इस पूरे प्रकरण का। और इसलिए आप देख रहे हो सोमालीलैंड, यही वाला क्षेत्र क्यों पकड़ा है सोमालीलैंड, क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि यहाँ से कोई भी पानी का जहाज़ अगर ऊपर इजराइल की तरफ जाता है तो उसको यहाँ के हूती वाले जाने नहीं देते। साथ ही बगल में जिबूती है। जिबूती एक छोटा सा देश है जिसमें कई सारे देशों के पोर्ट्स पाए जाते हैं, बंदरगाह पाए जाते हैं। उसमें यूएस भी है, चाइना भी है, जापान भी है और ये बड़े देश तो हैं ही। इसके साथ
एक देश और है, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, बट इतने देश तो है ही। तो इन सभी देशों से, यहाँ फ्रांस भी है, इन सभी देशों से इन सभी देशों पर डोमिनेट करने के लिए इजराइल और यूएस ने तय किया है कि सोमालीलैंड नाम का एक देश बनाया जाएगा जिसमें इजराइल के और यूएस के बेसिस हुआ करेंगे। और हो सकता है भविष्य में जो भी गाजा से लोग यहां पर निकाले जाएंगे, भगाया जाएगा, उनको यहां पर लाके बसा दिया जाए। इस रास्ते को भी क्लियर करना है। हूती का कोई झंझट नहीं पालना, यहां पर ईरान में तख्ता पलट कराना है। ईरान से कोई रिस्क नहीं चाहिए इजराइल और यूएस को, और इजराइल को भी अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, इसलिए इन तीनों सेंटर्स को पकड़ा है। अब यूएस आक्रामकता दिखा रहा है, आक्रामकता। आप कहोगे अभी तो वेनेजुएला की चर्चा कर रहे थे, एकदम यहां पे क्यों आ गए? इसीलिए आ गए क्योंकि अभी यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, भविष्य में हो सकता है कोलंबिया पर कर दे, न भी करे तो किसी और पे करेगा। उसी तरह से अभी एक खबर उड़ी कि साहब यूक्रेन के जेलेंस्की ने पुतिन के आवास पर हमला करवा दिया है। उसके बाद रशिया ने धमकी दी है कि जेलेंस्की बचेगा नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। और इसमें यूएस ने भी रशिया का समर्थन किया है। ट्रंप ने क्या कहा कि मैं नाराज हूं कि जिस तरह से यह अटैक किया गया है पुतिन के आवास पर, यह नहीं होना चाहिए था। ट्रंप की तरफ से यह बयान जाना यह दर्शा रहा है कि भाई हम रशिया के साथ हैं और तुम्हें यूक्रेन का जो करना है वो कर लो। यानी रशिया को हिंट दी जा रही है, तुम्हें यूक्रेन का जो करना है वो कर लो, हमको वेनेजुएला का जो करना होगा हम कर लेंगे, कोलंबिया का जो करना होगा वो कर लेंगे। इजराइल से कह दिया तुम्हें सोमालीलैंड का जो करना है वो कर लो। सऊदी से कह दिया तुम्हें यमन में जो करना है वो कर लो, हुतीस को हटाने के लिए। कल को ईरान का कोई संकट आएगा तो उसे भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी आपने कुछ दिन पहले खबर देखी है कि चाइना ने ताइवान के निकट एक्सरसाइज करी है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें आप देख लो एयरक्राफ्ट, नवल वेसल्स, शिप, बैलून्स, न जाने क्या क्या चीज़ें। ये तो आज की खबर दिखा रहा हूं मैं, लेकिन 2-4-5 दिन पहले भी चाइना ने एक्सरसाइज करी थी, जहां पर चाइना ने ताइवान को एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी कि हम किसी भी वक्त तुम पर अटैक कर सकते हैं। यानी कि चाइना इधर अपने आप में दिखा रहा है कि हम जब चाहें ताइवान पर अटैक कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा होगा यूएस की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इस समय जियोपॉलिटिक्स में वो दौर चल रहा है कि यूएस जो चाहता है वो कर रहा है, रशिया जो चाहता है उसको छूट है, चाइना जो चाहता है उसको छूट है, सऊदी जो चाहता है उसको छूट है, इजराइल जो चाहता है उसको छूट है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया जो चाहे तो उसको रोकने वाला कोई कौन होगा और क्या सोच के रोकेगा? इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 दूर नहीं है। समझ गए? ये पूरी कहानी मुझे इसलिए बतानी पड़ी है। ये जो भारत के निकट ये जो फालतू का देश है पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, इनमें जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान तो ऐसा फंसाया है यूएस ने। आप देखना पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। और आप देखना 2028 के एंड तक, आज हम ट्रंप को गाली दे रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं, ट्रंप जो कर रहा है वो ठीक नहीं है भारत के दृष्टिकोण से अगर अभी देखा जाए, लेकिन हो सकता है 2028 के एंड तक हम ट्रंप को प्रेज करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। क्योंकि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में आज किया है, मैं एक चीज देख रहा हूं पिछले एक साल से करीब, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, कि ट्रंप ने जो जो चुनावी वादे किए थे, ट्रंप उन्हीं को पूरा करने में लगे हुए हैं कि मैं यूएस के लोगों को ही नौकरी दूंगा, बाहर के लोगों को नहीं दूंगा। साहब उन्होंने वो H-1B वीज़ा वाला लगा दिया। उन्होंने कहा कि साहब मैं टैक्सेस कम कर दूंगा, तो उन्होंने उस पर भी कानून लाए। उन्होंने कहा कि मैं इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को बाहर निकाल दूंगा, निकाल दिया साहब। उन्होंने कहा कि ये ड्रग की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको रोक दूंगा। अब वो ड्रग्स के नाम पे ही सही, लेकिन वेनेजुएला पे अटैक किया, या मैक्सिको में लोगों को धमकाया, ब्राज़ील में धमकाया, कोलंबिया में धमकाया। ऐसे ही जब ट्रंप अपना चुनाव लड़ रहे थे, तब कुछ ऑयल की कंपनीज ने ट्रंप से यह कहा था कि हम वेनेजुएला में जाकर के तेल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार निकालने नहीं दे रही है। ट्रंप ने कहा अच्छा एक काम करता हूं, तुम मुझे फंड करो। ट्रंप ने उन कंपनीज से कहा कि तुम मुझे पैसा दो चुनाव लड़ने के लिए, मैं अगर सत्ता में आ गया तो मैं तुमको अधिकार दूंगा कि तुम वेनेजुएला में जाकर के तेल निकाल सकती हो। ट्रंप ने जब सत्ता संभाली तो उसके बाद वेनेजुएला से कहा भी कि भाई देखो हमारे अनुसार चल लो, तेल निकालने दो हमें, हमारी कंपनीज को वहाँ पर काम करने दो। वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है
मुडेरो वो माना नहीं, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। ट्रंप ने कहा ठीक है, आज फाइनली उसको उसके देश से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा वेनेजुला में, जितने भी तेल के कुएं हैं, तेल के जितने भी रिजर्व्स हैं, अब उन सब रिजर्व्स पर आप देखोगे अमेरिकी कंपनी जाकर के तेल निकालेंगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इन कंपनीज को पहले वादा किया हुआ था। ऐसे ही ट्रंप ने एक वादा और किया था कि मैं रेडिकल इस्लामीकरण को खत्म कर दूंगा। अभी तक उसके पक्ष में हम कोई खास प्रतिक्रिया देखे नहीं है ट्रंप की। वो बात अलग है कि ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, उसके बनने से ट्रंप खुश नहीं है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ ट्रंप ने किया नहीं है। आने वाले समय में उम्मीद है ट्रंप इस क्षेत्र में भी कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ट्रंप अभी इस बारे में कोई कदम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप जो टैरिफबाजी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, उससे हमको नुकसान होगा, हमारे मार्केट को नुकसान होगा, हमको इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होगा। लेकिन थोड़ा इकोनॉमिक नुकसान झेल के अगर हम इन कट्टरपंथियों से बच लें तो हमारे लिए वो ज़्यादा सेफ है। देश सेफ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, पाकिस्तान को इसलिए नहीं फंसा रहे हैं क्योंकि इंडिया से कोई लगाव नहीं है ट्रंप को। पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, सिर्फ उसका इस्तेमाल हो रहा है सऊदी में, गाजा में, तमाम जगह पे। जैसे ही पाकिस्तान इन सब जगहों पे फंसेगा, उस समय भारत के पास भी वो मौका होगा कि भारत पाकिस्तान में जाकर के ऑपरेशन चला सके जैसे चलाना चाहता है। भारत उस पॉइंट का इंतजार कर रहा है जो मैंने आपको पिछले से पिछली वीडियो में बताया था। तो अब जियोपॉलिटिक्स वहां आकर के खड़ी हो गई है जहां पर जिसको मन में जो आए वो कर सकता है, रोकने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ एक खबर और पाकिस्तान से संबंधित। पाकिस्तान की आर्मी का एक देखिए फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन। इस फौजी फाउंडेशन का लगभग $1 बिलियन का स्टेक पाकिस्तान ने यूएई को बेच दिया है। पाकिस्तान ने यूएई से $1 बिलियन का लोन लिया होगा, जिसे बार बार रोल ओवर कराता रहा, वो चुका नहीं पा रहा था कि साहब और बढ़ा दो, अरे अगली बार ले लेना, अगली बार ले लेना, ऐसे करके। जब पाकिस्तान को लगा कि मैं चुका ही नहीं पाऊंगा, तो पाकिस्तान के एक फाउंडेशन बनाया गया है, एक ट्रस्ट समझ लो, कंपनी समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक कॉन्ग्लोमेरेट टाइप का है, कई सारे बिजनेसेस का एक ग्रुप है जिसको फौजी फाउंडेशन नाम दिया गया है। इसमें इसका जो भी पैसा आता है उसका उपयोग किया जाता है जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, उनके परिवार हैं, पेंशन वेंशन हैं, जितनी तरह की इनको सुविधाएं देनी है, उन सबको देने के लिए। इसमें जो भी कलेक्शन हुआ है उसका $1 बिलियन का इन्होंने जो स्टेक है वो एक तरीके से वापस कर दिया है यूएई को कि तुम रख लो इसे। और ये फौजी फाउंडेशन इतना ज़्यादा रिच हो चुका है कि आज पाकिस्तान का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर इसने पैसा ना लगा रखा हो और वहां से पैसा कमा ना रहा हो। चाहे फर्टिलाइज़र बनाने में हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सीमेंट हो, हर जगह से पैसा ये बना रहा है। लेकिन इतना भी नहीं बना पा रहा कि पाकिस्तान बहुत अमीर हो, लेकिन पाकिस्तान के अमीर ग्रुप्स में से एक है ये। यानी कि पाकिस्तान आज उस दहलीज पर पहुंच चुका है जहां उसकी आर्मी द्वारा बनाए गए एक फाउंडेशन के स्टेक्स भी उसे बेचने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या ही हम देखें पाकिस्तान के बारे में। तो इस समय जियोपॉलिटिक्स यहां आके खड़ी हुई है, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं। बाकी मैंने सऊदी अरेबिया वाला आपको बता ही दिया है। सऊदी और यूएई तो बस एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं जिससे कि यमन में हूतीस को ख़त्म किया जा सके और ईरान में एक ग्राउंड तैयार किया जा सके, ईरान की तरफ से कभी अटैक हो तो उसके लिए। तो आप समझ रहे हैं, भारत के लिए अच्छी खबर है, मतलब जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है। बुरी खबर ये है कि आज आप देख लो कि एक देश अगर ताकतवर हो जाए तो किस तरह से अपनी दादागिरी झाड़ता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे इधर देख लो आप, ये भी तो ताकत का ही फायदा उठा रहा है, तो हम क्यों ना उठाएं। तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। भारत में अगले लोकसभा चुनाव से पहले आप देखोगे भारत का क्षेत्रफल बढ़ चुका होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।